हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक्स शुरू करते हैं। जेनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग मेंडल्स को पढ़ें, चूँकि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स रूप में जाना जाता है। मेंडल ने एक मोनेस्ट्री के अंदर में काम किया था पी प्लांट के ऊपर में, और ये हाइब्रिडाइजेशन का वर्क इन्होंने जो किया, इसके पहले बहुत सारे लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पर काम करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता किन्हीं को नहीं मिली। सफलता मिली मेंडल को। मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो था पी प्लांट। पी प्लांट को इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? पहली बात तो पी प्लांट एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट रहने की वजह से इसके ऊपर में कई वर्षों तक काम किया जा सकता है। दूसरी बात है, इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए F1 जनरेशन के अंदर में सेल्फ क्रॉसिंग का चांसेस बहुत अधिक इसमें है। उसके बाद तीसरी बात, इसको हैंडल करना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कराना ज़्यादा आसान था। और सबसे बड़ी बात कि इसकी बहुत सारी वेराइटीज उस मोनेस्ट्री में उपलब्ध थी जहाँ ये काम कर रहे थे। तो इस आधार पर मेंडल ने पी के प्लांट को सिलेक्ट किया। इन्होंने किया क्या कि पी के डिफरेंट वेराइटीज़ को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर इन्होंने पाया क्या कि कुछ प्लांट्स के अंदर में जब हम कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर लेकर के चलते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर में कोई एक कैरेक्टर हमको दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन्होंने माना कि जो कैरेक्टर हमको दिखाई पड़ रहा है F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी के अंदर में वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो सप्रेस हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से इन्होंने वायलेट फ्लावर्स वाले प्लांट को वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया, टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया, हेयरी स्टेम वाले प्लांट को स्मूथ स्टेम वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया, एक्सियल फ्लावर वाले प्लांट को टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया। इस तरह से कई तरह के कैरेक्टर्स क्रॉस कराने के बाद जो भी इनको रिजल्ट मिला, हर बार इन्हें F1 जनरेशन के अंदर में पहली पीढ़ी के अंदर में दो में से एक कैरेक्टर मिला। तो जो एक कैरेक्टर मिला वह डोमिनेंट माना गया, और जो कैरेक्टर फिर F2 में जाकर के सेग्रीगेट हुआ उसको रिसेसिव माना गया। तो इस तरह से इन्होंने इस आधार के ऊपर में अपने एक्सपेरिमेंट के आधार के अंदर में जो रिजल्ट पब्लिश किया, वह रिजल्ट उस समय तक कोई महत्व नहीं पा सका। इनके जीवन काल में उसको कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इनके जीवन काल के बाद जब इनके वर्क को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे जेनेटिक्स के ज्ञाताओं ने देखा, तो पाया कि इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती है, और उसके आधार पर लोगों ने इनके रिजल्ट के आधार पर 3 नियम बनाया, जिसको हम लोग मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो इनहेरिटेंस का ये 3 लॉ है, उस लॉ में पहला लॉ बनाया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा बनाया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ बनाया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के वर्क को समझने से के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की आवश्यकता होगी। जैसे मेंडल ने जीन के लिए एक टर्म यूज किया, फैक्टर। उसके बाद इन्होंने जीन के 2 फॉर्म को एलील कहा। तो एलील को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 2 फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन का जो 2 रूप हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, फ्लावर के रेड कलर के लिए और वाइट कलर के लिए 2 अलग अलग एलील हो गया। एक एलील हो गया रेड कलर के लिए और एक एलील हो गया वाइट कलर के लिए, लेकिन दोनों एक ही जीन का 2 रूप हुआ। तो एक जीन का जो 2 रूप होता है, 2 फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज नॉन एज एलील। उसी तरह से इन्होंने जो है सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, माने एक ट्रेट को लेकर, ट्रेट का मतलब हो गया कि किसी एक एलील का जो कैरेक्टर हमको दिखाई पड़ता है फेनोटिपिकली, जिसको हम कैरेक्टर को देख सकते हैं, या जो कैरेक्टर डिस्टिंक्ट हो जाता है किसी जीन के द्वारा, उसको हम ट्रेट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग ट्रेट वाले एलील्स को क्रॉस कराया, और पहली पीढ़ी के अंदर में F1 जनरेशन के अंदर में जो रिजल्ट मिला उसको इन्होंने टेबलेट किया, और फिर F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला वो टेबलेट किया। तो F1 जनरेशन के अंदर में केवल डोमिनेंट ट्रेट जो है वही दिखाई पड़ा। एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं टॉल प्लांट
पी का और ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए इन्होंने जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके लिए इन्होंने कैपिटल ब्लॉक का यूज किया, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए इन्होंने स्मॉल ब्लॉक का यूज किया। तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, क्योंकि इनका कंसेप्ट क्या था कि जीन पेयर में होता है, और इसको क्रॉस कराया इन्होंने ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो उसको स्मॉल टी से लिया गया। अब जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर में जो रिजल्ट मिलता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन ये प्लांट मिलता है टॉल। तो हम क्या देख रहे हैं कि F1 जनरेशन के अंदर में केवल एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो हमको दिखाई पड़ता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वह दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस आधार के ऊपर में लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि इफ ए डोमिनेंट एलील इज क्रॉस्ड विथ ए रिसेसिव एलील, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर्स इन F1 जनरेशन। उसके बाद में अब अगर हम इसमें सेल्फ क्रॉसिंग होने देते हैं, सेल्फ पोलिनेशन हुआ, तो इससे जो रिजल्ट मिला तो वह रिजल्ट हमको क्या मिला, तो 3 प्लांट मिला टॉल और 1 प्लांट मिला ड्वार्फ, यानी कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर गया। तो इसके आधार पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना कि F2 जनरेशन के अंदर में जाके क्या होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर जाता है। तो इसके F2 के रिजल्ट को हम लोग पुनेट के स्क्वायर से आसानी से निकाल सकते हैं। तो पुनेट के स्क्वायर से अगर निकालेंगे तो हम इसको इस रूप में दे सकते हैं टी। तो इसके अंदर में मेल गैमेट कैपिटल टी भी हो सकता है, फीमेल गैमेट कैपिटल टी हो सकता है, मेल गैमेट स्मॉल टी हो सकता है, फीमेल गैमेट स्मॉल टी हो सकता है। तो एक तरफ में हम मेल गैमेट को लिखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ में फीमेल गैमेट को लिखते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी आ गया, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी आ गया। तो अब हमको अपीयरेंस क्या हो रहा है कि ये तीनों प्लांट टॉल होगा और ये एक ही प्लांट जो है ड्वार्फ होगा। तो फेनोटाइप रेशियो हमको मिल गया 3:1, यानी कि अपीयरेंस इसका 3:1 का है। लेकिन अगर जेनेटिक मेकअप को हम देखें तो केवल ये कैपिटल टी जो है यही प्योर टॉल प्लांट है, और ये दोनों जो है ये दोनों हाइब्रिड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट हमारा हुआ 1:2:1, ये हो गया जीनोटाइप। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक कैरेक्टर को कंसीडर करके टॉल प्लांट को जो है सो क्रॉस कराया है ड्वार्फ प्लांट के साथ, यानी कि एक कैरेक्टर, तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है। अगर एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लेकर के हम रिजल्ट निकालते हैं तो इसको हम कह देते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी दिखा सकते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी दिखा सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम एट ए टाइम 2 ट्रेट लेकर के चलें। तो प्रत्येक 2 डोमिनेंट ट्रेट होगा जिसको हम क्रॉस कराते हैं 2 रिसेसिव ट्रेट वाले प्लांट के साथ। तो एक प्लांट जिसमें 2 डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे मान लेते हैं कि प्लांट लेते हैं टॉल और फ्लावर लेते हैं रेड। और इसको हम क्रॉस कराते हैं ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट फ्लावर। तो टॉल विथ रेड फ्लावर जो होगा, टॉल प्लांट के लिए हमने कैपिटल टी लिया, और रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर लिया। ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी लेंगे, और व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर लेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि कैपिटल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया था डोमिनेंट कैरेक्टर को और स्मॉल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया था रिसेसिव कैरेक्टर को। अब अगर इसका हम F1 जनरेशन निकालें तो F1 जनरेशन में आएगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये हो गया F1 जनरेशन।
अब इसमें जो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो गैमेट बनेगा, तो गैमेट कौन बन सकता है? कैपिटल टी कैपिटल आर बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर बन सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर बन सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर बनता है। तो इतना ही प्रकार का मेल गैमेट होगा और यही 4 प्रकार का फीमेल गैमेट होगा। अब अगर इसको हम पुनेट के स्क्वायर में पुटअप करें तो F2 जनरेशन निकाल सकते हैं। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए हम इसको पुनेट स्क्वायर के अंदर में प्लेस कर देते हैं। तो गैमेट हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो एक तरफ हम लोगों ने मेल गैमेट को रख लिया और एक तरफ में फीमेल गैमेट को रख लिया। अब ये गैमेट का जब फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर एक ये प्लांट हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर हो सकता है। यहाँ फिर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल टी लेकिन आर दोनों स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन आर दोनों स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी आर दोनों स्मॉल, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर इसको हम देखें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 9 प्लांट जो है वह आपको है टॉल रेड। ये टॉल रेड हो गया, 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 टॉल रेड हो गया। क्योंकि इस 9 प्लांट के अंदर में कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों हैं, तो हम कह सकते हैं कि टॉल रेड हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दूसरे ग्रुप को देखें जिसके अंदर में कैपिटल टी तो है लेकिन आर दोनों स्मॉल है। तो ये प्लांट जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, आर दोनों स्मॉल है। ये जो प्लांट देख रहे हैं आर दोनों स्मॉल है, ये जो प्लांट देख रहे हैं आर दोनों स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल टी रहने के कारण टॉल तो होगा लेकिन आर दोनों स्मॉल है इसलिए वाइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉल वाइट जो है ये 3 हो गया। अब हम तीसरे पर जाएं। अगर इस प्लांट को हम देखें तो क्या होगा, टी दोनों स्मॉल है लेकिन आर दोनों कैपिटल है, तो रेड तो होगा लेकिन ड्वार्फ हो जाएगा। टी दोनों स्मॉल है, आर कैपिटल भी है, टी दोनों स्मॉल है, आर कैपिटल भी है। तो ये तीनों प्लांट क्या हो जाएगा, ये ड्वार्फ हो जाएगा लेकिन फ्लावर रेड होगा। तो ड्वार्फ रेड ये 3 हो गया। और यह अकेला ऐसा प्लांट है जो कि ड्वार्फ भी होगा और व्हाइट भी होगा। तो ड्वार्फ व्हाइट हो गया 1। तो रेशियो की बात करें तो यहाँ रेशियो हमको क्या मिल गया, 9:3:3:1। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि टॉल का जो जीन था वो तो पहले था आपको रेड के साथ में, लेकिन यहाँ हमको मिल गया टॉल व्हाइट, यानी कि टॉल का जीन चला गया व्हाइट के साथ। ठीक उसी तरह से रेड का जीन चला गया ड्वार्फ के साथ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जीन जो है वह इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम दो कैरेक्टर को जब लेकर के चलते हैं तब दिखा पाते हैं, और जब दो कैरेक्टर को लेकर चलते हैं तो इसको हम कह देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो कैरेक्टर के आधार पर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेंडल के जो तीनों नियम हैं, इस तीनों नियम में एक आपको हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही हमको F1 जनरेशन में दिखाई पड़ता है अगर हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस या ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि F2 जनरेशन में जाके जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट कर जाता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जीन स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो ये इतना सारा डिटेल्स जो है ये हमको मेंडल्स लॉ के अंदर में मिलता है। अब मेंडल्स लॉ के आधार पर ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को F1 जनरेशन को यह पहचान सकते हैं कि वह डोमिनेंट है या कि रिसेसिव है। तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर हम किसी F1 जनरेशन के प्लांट को हम जानना चाहें कि वह प्योर है, प्योर डोमिनेंट है या हाइब्रिड है, तो यह जानने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? ए क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड F1 जनरेशन। टेस्ट क्रॉस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड F1 जनरेशन। तो अब हम मान लेते हैं कि F1 प्लांट जो हमको मिला ये मिला टॉल। तो ये टॉल प्लांट जो है ये तो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो ये प्योर टॉल रहे या ये हाइब्रिड रहे। तो अगर प्योर टॉल रहेगा और हम इसको क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ में? रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो इससे बनने वाला गैमेट कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा, और इससे बनने वाला गैमेट स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा। तो चाहे ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से क्रॉस करे, ये इसके साथ क्रॉस करे, ये इसके साथ क्रॉस करे, ये इसके साथ क्रॉस करे, हर हालत में जो है सो हमको केवल टॉल रेड मिलेगा, यानी कि हर एक हालत में हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सब प्लांट टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्योर टॉल नहीं हो करके अगर हाइब्रिड होगा तब क्या हम पाएंगे? तो हाइब्रिड अगर होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में ये जेनेटिक मेकअप इसका हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस करा रहे हैं रिसीव पेरेंट के साथ, तो रिसीव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो इससे बनने वाला जो गैमेट होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, लेकिन इससे बनने वाला दोनों गैमेट स्मॉल टी होगा। अब एक पॉसिबिलिटी है कि ये गैमेट इसके साथ फ्यूज करे या ये गैमेट इसके साथ फ्यूज करे, तो दोनों सूरत में क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज करेगा तो भी दोनों स्मॉल टी होगा, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज करेगा तो भी दोनों स्मॉल टी होगा, यानी कि ये दोनों हालत में ड्वार्फ हो जाएगा, ये दोनों हालत में टॉल हो जाएगा। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो हो गया 1:1। तो अगर रेशियो हमको 1:1 मिलता है तो हम कह देंगे कि जो F1 जनरेशन का प्लांट है वह हाइब्रिड है। और यदि हमको रिजल्ट मिलता है टोटल टॉल, तो इसका मतलब क्या है कि F1 प्लांट जो है वो प्योर टॉल है। तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन को तो उसको बैक क्रॉस कर देते हैं। तो ये सारा डिटेल्स हमारा हो गया
मेंडल्स लॉ के संबंध में। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और को डोमिनेंस क्या है, क्योंकि वह दोनों ही मेंडल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। और तब उसके बाद में हम लोग देखेंगे इंटरैक्शन ऑफ जीन्स को। तो अब ये अगले क्लास के लिए हम लोग रखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, और तब उसके बाद इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। तो आज हम लोग मेंडल्स लॉ को पूरा कर लिए हैं।